आज हम भारत में विविधता में एकता के कुछ कारकों की चर्चा करेंगे। प्रथम कारक है स्थलाकृतिक एकता। भारत पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अत्यंत बड़े क्षेत्र में विस्तृत स्थलाकृतिक विविधताओं का क्षेत्र है। यहाँ उत्तर से दक्षिण चलते हुए ट्रांस हिमालय, उत्तर भारत के मैदान, दक्षिणी प्रायद्वीप के पठार एवं पहाड़ियाँ तथा फिर तटवर्ती क्षेत्र आते हैं। पूर्व से पश्चिम जाने पर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश और उसकी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ तथा कच्छ का रण आ जाएगा। इस तरह भारत में उच्च स्थलाकृतिक विविधता पाई जाती है। इसके बावजूद उत्तर के हिमालय पर्वत तथा दक्षिण के सागरीय क्षेत्र इसे एक अलग स्थलाकृतिक इकाई, अलग भौतिक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी भी राष्ट्र राज्य की तुलना में भारत एक स्पष्टतः पहचान, भौतिक रूप से, स्थलाकृतिक रूप से अलग पहचान रखने वाला क्षेत्र है। यह स्थलाकृतिक एकता यद्यपि 1947 के बंटवारे के समय कृत्रिम रूप से सीमांकित सीमाओं के कारण थोड़ा संशोधित हुआ, फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप अपने आप में आसपास के अन्य प्रदेशों से अलग स्थलाकृतिक पहचान और स्थलाकृतिक एकता रखता है। दूसरा कारक है जलवायुगत एकता। भारत में अलग अलग स्थलाकृतिक इकाइयों एवं स्थितियों के अनुसार जलवायु की स्थानीय विशेषताएं पाई जाती हैं। मरुस्थलीय जलवायु, पहाड़ी या पर्वतीय प्रदेशों की शीत या शीतोष्ण जलवायु, सागर तटीय भागों की समकारी जलवायु आदि विभिन्न स्वरूप जलवायु के हमें दिखाई पड़ेंगे। लेकिन भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा के उत्तरी भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के वाहक हैं, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रदेश हैं। इन सब जलवायुगत विविधताओं के बावजूद जो जलवायु की एकता का स्वरूप पाया जाता है वो मानसून के कारण है। मानसूनी पवनें जलीय या स्थलीय भागों से 6 महीने के अंतराल पर पूर्णतः परिवर्तित होकर चलती हैं। इन मानसूनी पवनों के साथ आने वाली शुष्कता या नमी भारत की जलवायु को मुख्य पहचान प्रदान करती है। इसलिए भारत की जलवायु मानसूनी प्रभाव वाली जलवायु है और मानसून के कारण ही उसमें एकत्व पाया जाता है। मानसून के कारण विभिन्न आर्थिक गतिविधियां एवं जीवन शैली भी निर्धारित होती है। तीसरा जो विविधता में एकता का एक कारक है वो है प्रजातियों का मिश्रण। भारत में अलग अलग कालों में विभिन्न प्रजातियों का आगमन हुआ। ये प्रजातियां भारत में आकर बसती रही। इनमें से कुछ प्रजातियों या लोगों ने भारत में अपने राज्य या साम्राज्य भी बनाए, लेकिन धीरे धीरे इन सब प्रजातियों का लंबे काल में मिश्रण होता गया। शुरू में प्रजातिगत भेदभाव या प्रजातिगत पहचान बहुत अधिक थी, लेकिन आजकल प्रजातिगत भेदभाव या पहचान की अपेक्षा उसका स्थान भाषागत, धर्मगत, पार्टीगत या राष्ट्रीय पहचान लेने लगी है। चौथा जो कारक है भिन्नताओं में एकता का वो है आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई। एक आर्थिक इकाई के रूप में भारत एक अपनी अलग विशिष्ट पहचान रखता है। जो
अविभाजित भारत था उसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते थे जो एक दूसरे क्षेत्रों के लिए पूरक आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते थे। लेकिन बंटवारे के बावजूद भारत में अब भी सभी प्रकार के आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें ऊर्जा के स्रोत जैसे पेट्रोलियम, कुछ हद तक प्राकृतिक गैस, कोयला, लिग्नाइट, विभिन्न प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज, विभिन्न खाद्यान्न एवं नकदी फसलें, विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे लौह इस्पात, वस्त्र उद्योग एवं विभिन्न उपभोक्ता सामग्री निर्माण उद्योग शामिल हैं। देश के सभी भागों में समान रूप से खनिज, कृषि की फसलें एवं उद्योगों का वितरण नहीं है। एक क्षेत्र में इनमें से एक या अधिक तत्वों की संकेंद्रण पाया जाता है। इस कारण देश के विभिन्न भागों के बीच आर्थिक या संसाधनों को लेकर आर्थिक लेन देन, परस्पर आर्थिक निर्भरता स्थापित होती है। देश के विभिन्न भागों में लेबर या श्रमिकों का कृषि या औद्योगिक नगरीय क्षेत्रों के लिए आवागमन या प्रवास भी देश में आर्थिक परस्पर निर्भरता का परिचायक है। इस आर्थिक लेन देन एवं परस्पर निर्भरता से देश की आर्थिक जो स्वरूप है वो एक संगठित, एकल संगठित इकाई के रूप में देश उभर कर सामने आता है। अगला कारक जो है वो साझा इतिहास है। देश के लोग लंबे ऐतिहासिक काल में बाहर से आए लोग और स्थानीय मूल निवासी आपस में एक साथ रहते आए हैं। जो सबसे अंतिम माइग्रेशन जो भारत में आप्रवास हुआ वो मुस्लिम धर्मावलंबियों का था, जिसे भी 800 से 1200 वर्ष गुजर गए हैं, जिसको संपन्न हुए भी। अंग्रेज़ों द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के समय से 200 वर्ष पहले से लेकर भारत के हिंदू मुस्लिम जो संप्रदाय हैं, जो समुदाय हैं, उनके आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषण, उन पर किए गए अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार आदि के कारण देश और इनके सामना करने के लिए किए गए संघर्ष को लेकर हम कह सकते हैं कि देश के विभिन्न समुदाय अलग अलग काल में एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं और उन्होंने मिलकर एक साझे इतिहास का निर्माण किया है। एक कारक जो है विविधता में एकता का, उसे हम धार्मिक एकता भी कह सकते हैं। धार्मिक एकता की दृष्टि से देखें तो भारत के विभिन्न जो स्थानीय धर्म है, भारत में उत्पन्न और विकसित हुए धर्मों में काफ़ी समानता पाई जाती है, लेकिन जो अंतर विशेष रूप से देखा जाता है वो हिंदू एवं इस्लाम धर्मों के बीच मुख्यतः हम कह सकते हैं पाया जाता है। और वही एक उल्लेखनीय कारक भी रहा है जिसमें कहा जा सकता है कि धार्मिक एकता कई बार प्रभावित होती हुई दिखी। इस धार्मिक एकता को स्थापित करने में जिन कारकों की भूमिका रही है वो भारत के जो भक्ति आंदोलन के विभिन्न संत और मुस्लिम धर्मावलंबियों में से सूफी संप्रदाय के जो लोग हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इन लोगों ने सिंपली सरल रूप से भगवान के प्रति, ऊपर वाले शक्ति के प्रति समर्पण तथा आम आदमी
या भगवान की जो भगवान द्वारा रचित जो मानव है उसके प्रति प्रेम की भावना का प्रचार किया। और इन प्रचार कार्यों से विभिन्न संप्रदाय या विभिन्न धर्म के लोग, विशेषकर हिंदू और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग प्रभावित हुए। दक्षिणी भारत के तमिल क्षेत्र में शैव एवं वैष्णव मत के लोग हैं। हिंदुओं में शैव लोगों को यहाँ अद्यार और वैष्णव लोगों को अलवर कहा जाता है। इन शैव तथा वैष्णव यानी अद्यार और अलवर जो संप्रदाय या मानने वाले लोग हैं, इन्होंने पुराणों का रूपांतरण या ट्रांसलेशन उसको तमिल भाषा में किया। और इस रूपांतरण के पश्चात तमिलनाडु में भक्ति संप्रदाय या भक्ति पंथ की स्थापना हुई, जिसका मुख्य श्रेय रामानुज को दिया जाता है। रामानुज शंकराचार्य के समान विभिन्न उपनिषदों और वेदांत के दर्शन को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक प्रभु एक ईश्वर को मानते हुए भी इस दर्शन का, इस फिलॉसफी का अपने ढंग से निर्वचन किया। उत्तरी भारत में संत रामानंद भक्ति आंदोलन के संस्थापक रहे, जिनके प्रमुख शिष्यों में कबीर और तुलसीदास थे। पश्चिमी बंगाल में चैतन्य तथा महाराष्ट्र में तुकाराम एवं नामदेव इस भक्ति आंदोलन के ही स्तंभ रहे हैं। देश के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में सूफी संप्रदाय के लोगों का, खासकर पाकिस्तान, भारत के पंजाब और इन क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव रहा है। इन भक्ति आंदोलन और सूफी संप्रदाय के संतों और लोगों के कार्यों, उनके प्रचार और उनके प्रवचनों के प्रभाव से आम हिंदू और आम मुस्लिम लोग आपस में सौहार्दपूर्ण रूप से अपना जीवन जीते रहे। यद्यपि हिंदू और मुस्लिम राजाओं के बीच राजनीतिक संघर्ष जारी रहा। यही कारण है कि मध्यकाल में जब यूरोप में और अन्य क्षेत्रों में सर्वत्र धर्म को लेकर हिंसा जारी रही, भारत में आम जनता के बीच में सौहार्द बना रहा। इस प्रकार की धार्मिक एकता की भावना जो इतिहास से भारत को प्राप्त हुई है, वो भारत की विविधता में एकता का परिचायक है।